हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 18/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 से लेकर 18 तारीख के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप 5/2/2019 के शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के मैथ के सॉल्यूशन अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में जो है वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था आपके मैथ के दृष्टिकोण से। ये तो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा जाकर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 18/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या का 1/4 से कितना 105 अधिक है, तो पूछा जा रहा है तो उस संख्या तथा उस संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 40% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। हम लोग जब 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 40%, कितना दिया गया 40%। परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा ऊपर, अब 20 से 100 जो है 5 बार में चला जाएगा। यानी कि 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। हम लोग फ्रैक्शन में इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि किसी भी मैथ को इस तरीके से बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो 40% को क्या लिख लिए, 2/5। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा उस संख्या का, 1/4। यानी कि उस संख्या का 2/5 का उस संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 105 अधिक है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों के पहले जो है यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। उतना ही आपका अंतर क्या दिया गया, 105 दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 2/5 माइनस 1/4 आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, यानी कि लघुत्तम कितना होता है, तो 20 हो जाता है। तो 5 चौक 20, तो 2 चौक 8 माइनस 4 पच्चे 20, यानी कि 8 में से 5 गया तो 3/20। यानी कि दोनों के भाग में अंतर कितना है, 3/20 है, जो कि संख्या में कितना दिया गया अंतर है, 105 है। अंतर कितना दिया गया संख्या में, 105 है। यानी कि जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उस संख्या का क्या निकल जाएगा, उस संख्या जो है पूर्ण रूप से वो संख्या कितनी थी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर काटेंगे 3 से 105 को तो कितना बार में चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, यानी कि उस संख्या के बराबर कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, यानी कि 700 है। यानी कि वो संख्या कितनी है, 700 है। वो संख्या कितनी है, 700 है। तो आपसे बोला गया कि उस संख्या तथा उस संख्या के 35% में अंतर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, खुद की हमेशा 100% होती है। यानी कि उस संख्या के 100% और 35% में, यानी कि परसेंट में अंतर कितना हो जाएगा। कोई भी संख्या खुद में 100% है, फिर उसी संख्या के 35% का अंतर आपको बताना है। तो परसेंट में जितना अंतर होगा उतना ही संख्या में अंतर होगा। जितना आपका परसेंट में अंतर होगा उतना क्या होगा, आपके संख्या में अंतर होगा। तो क्या करेंगे, दोनों के परसेंट में अंतर निकाल लेंगे। तो दोनों के परसेंट में अंतर कितना होगा, 100% माइनस 35%। 100% माइनस 35% कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। यानी कि 700 का 65% ही क्या होगा, उस संख्या का और उस संख्या के 35% का अंतर होगा। तो क्या निकाल लेंगे हम लोग को, 700 का 65% निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, 700 का 65% निकाल लेंगे। जिसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस संख्या का उस संख्या के 35% का अंतर निकल जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 35 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 3 7 छक 42 और 3 45, यानी कि उसका अंतर जो है कुल कितना आता है, 455 आता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकानदार दो वस्तुएं जो है क्या करता है, बेचता है, जिनमें से 10% एक को बेचने पर जो है कितना लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, और उसको जो है कितना में बेचता है, 1100 रुपये में बेचता है। यानी कि पहले वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपया, लाभ प्रतिशत कितना है, 10%। फिर बोला गया कि दूसरी वस्तु को जो है 10% की हानि पर बेचता, और कितने में बेच देता है, 900 रुपये में बेच देता है। यानी कि दूसरी वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे जो है यानी कि लेन देन या फिर बेचने में जो है कितना लाभ या कितना हानि प्रतिशत होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि 10 का कोई सामान जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया, 10 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि सीपी अगर यानी कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का 10 यूनिट है तो उसे कितना में बेच दिया गया, 11 में, यानी कि 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। तो यहाँ पर 1100 रुपया आपका क्या दिया गया, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया। यानी कि 11 यूनिट बराबर कितना है, 1100 रुपये। कितने रुपये है, 1100 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का अगर 100 रुपये तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यानी कि उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। यानी कि उस वस्तु इतना में जो है खरीदा गया था और बेच कितना दिया गया, 1100 रुपये में बेच दिया गया। तो पहले वस्तु का आपका क्या निकल गया, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वस्तु का भी सीपी निकालेंगे। तो दूसरे वस्तु का क्या है, सीपी और एचपी। लेकिन दूसरे वस्तु में क्या किया गया, 10% के हानि पर बेच दिया गया। दूसरे वस्तु को क्या किया गया, 10% के हानि पर बेच दिया गया। यानी कि परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% को 1/10 हो जाएगा। यानी कि 10 के वस्तु 1 यूनिट के हानि यानी कि लॉस में बेच दिया गया। यानी कि कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था लेकिन उसे बेचा कितने में, 1 यूनिट के हानि में, यानी कि 9 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर 9 यूनिट बराबर यहाँ पर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया, दूसरे वस्तु का 900 रुपया दिया गया। यानी कि 9 यूनिट बराबर कितना है, 900 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। किसके, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये आपका क्या था, पहला वस्तु था। तो दूसरे वस्तु का यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपये है तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1000, और उसका सॉरी यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है दूसरे वस्तु का, 1000, और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 900 रुपया। तो हमें पहले वस्तु का सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, और दूसरे वस्तु का भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ पर से पता लगा सकते हैं कि लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों वस्तुओं को सीपी को जोड़ेंगे कि दोनों वस्तुओं को मिलाकर जो है कुल कितना सीपी यानी कि क्रय मूल्य था। तो पहले वस्तु का सीपी कितना था, 1000 रुपये। कितने था, 1000 रुपया। दूसरे वस्तु का भी सीपी कितना है, 1000 रुपया। यानी कि दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। दोनों वस्तुओं का मिलाकर कुल कितने क्रय मूल्य है, 2000 रुपये। और पहले वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना था, 1100 रुपये, और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। यानी कि यहाँ पर टोटल करेंगे, क्या करेंगे, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य को टोटल कर लेते कितना में बेचा गया था दोनों वस्तुओं को। तो पहला वस्तु कितना में बेचा गया था, 1100 रुपये में, और दूसरा वस्तु कितना में बेचा गया था, 900 रुपये में। यानी कि कुल मिलाकर उसे जो है दोनों वस्तु मिलाकर 2000 में बेच दिया गया था। तो यहाँ पर से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर से दिख रहा है कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य भी दोनों वस्तु का मिलाकर 2000 रुपये है, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य भी दोनों वस्तु का मिलाकर 2000 रुपये है। यानी कि जितना में वस्तु दोनों वस्तु मिलाकर खरीदे थे उतना रुपया हमें उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि उसे ना तो लाभ हुआ होगा और ना ही हानि हुआ होगा, क्योंकि 2000 रुपये में खरीदा था दोनों वस्तु, और दोनों वस्तु को जो है मिलाकर 2000 रुपये में ही उसे बेच दिया गया। तो इससे क्या होगा, आपका ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल कितना है, 216 है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना दिया गया, 216 दिया गया। फिर बोला गया कि यदि एक संख्या 12 है, एक संख्या क्या है आपका 12 है, तो पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी दोनों संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो यानी कि अनुपात निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला यहाँ पर होता है, आपको ये याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। क्या होता है आपका, एचसीएफ गुने एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो ये आपको क्या रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि एचसीएफ गुने एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर होता है किसके, दोनों संख्याओं के गुणज के बराबर होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम और लघुत्तम समावर्तक का गुणज कितना दिया गया, 216 दिया गया, यानी कि इतना बराबर पूरा कितना दिया गया, 216 दिया गया है। कितना दिया गया, 216 दिया गया। उनमें से पहली संख्या कितनी है, यानी कि एक संख्या कितनी है, 12 है। तो एक संख्या यहाँ पर यानी कि पहली संख्या क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। दूसरी संख्या हमें याद करनी है तो यहाँ पर इंटू सेकेंड नंबर यहाँ पर लिख देंगे। 12 से काटेंगे इससे 216 को, तो आपका क्या निकल जाएगा, दूसरा नंबर ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो 12 से काटेंगे तो 12 1 8 1 9, तो 96 बचा, तो 12 8 96, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या आपकी 18 है। यानी कि एक संख्या 18 है और एक संख्या यहाँ पर कितनी दी गई थी, 12 दी गई थी। और पूछा आपसे क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो पहली संख्या कितनी थी, 12, दूसरी संख्या कितनी ज्ञात आई, तो यहाँ पर 18। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है किसके, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया कि यक्स का 30% वाई के 40% के समान है और आपसे पूछा जा रहा है कि वाई अनुपात यक्स का क्या होगा, यानी कि वाई रेशियो यक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला गया कि यक्स का 30%, यक्स का 30% यानी कि गुना, यहाँ पर यक्स का क्या बोला गया, यक्स का 30%, यानी कि यक्स का 30% किसके बराबर है, वाई के 40% के क्या है, बराबर है। क्या है, यक्स के 30% बराबर है किसके, वाई के 40% के बराबर है। तो इसे हल करेंगे तो परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, वाई बाई यक्स निकल जाएगा। तो यक्स को वाई के नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाई यक्स हो जाएगा। और 3 के नीचे क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। यानी कि यक्स का अनुपात में जो है 3 वैल्यू और यक्स का जो है अनुपात में, वाई का अनुपात में 3 वैल्यू, यक्स का अनुपात में 4 वैल्यू। यानी कि इसे जब रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। यानी कि वाई अनुपात यक्स का कितना वैल्यू आएगा, 3:4 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि ठोस बेलन का आधार यानी कि बेस का जो है व्यास यानी कि डायमीटर जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। तो बोला गया यहाँ पर बेलन यानी कि सिलेंडर का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है, 20 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसके दोनों छोरों से अर्धगोलाकार भाग निकालने पर मिले आकार का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूला आपको सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला कौन सा याद रखना है कि बेलन यानी कि सिलेंडर का, बेलन यानी कि सिलेंडर का आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेलन का आयतन,
क्या आपका बेलन का आयतन यानी कि बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आपको याद रखना है, बेलन यानी कि सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर आपका यहाँ पर बोला गया कि अर्धगोलाकार भाग, तो अर्धगोला का जो है वॉल्यूम का यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धगोला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अर्धगोला, अर्धगोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप जरूर ही याद रखेंगे कि बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक बेलन है, क्या है, इस तरीके से एक यहाँ पर बेलन है, एक यहाँ पर बेलन है। फिर उसके दोनों तरफ से क्या किया गया, दोनों तरफ से जो एक अर्धगोलाकार जो है, अर्धगोलाकार भाग का जो है काट कर क्या कर लिया गया, उस सिलेंडर से निकाल लिया गया। तो बाकी बचे आयतन आपको क्या करना है, निकालना है कि सिलेंडर में अब कितना आयतन बच गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बेलन का कुल आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो सारा वैल्यू इसे पुट करेंगे तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या कितना, यहाँ पर क्या दिया गया, व्यास दिया गया। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 हो गया। ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। इसे हल करेंगे तो 7 से 7 चला गया, 22 दूनी 44, 44 सतह कितना होता है, तो यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 में 2, 7 चौक 28, 7 2 30 हो जाता है। यानी कि 3080 सेंटीमीटर क्यू जो है क्या है, इस सिलेंडर का आयतन यानी कि वॉल्यूम है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों अर्धगोला, जो दोनों तरफ से अर्धगोला निकाला गया उसका आयतन कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोला आयतन का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया, 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर आई यानी कि आपका त्रिज्या जो है क्या होगा, सिलेंडर का जितना त्रिज्या था वही आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या यानी कि रेडियस होगा। क्योंकि रेडियस इसका सेम क्यों होगा, क्योंकि ये जो है सिलेंडर से ही काट कर निकाला जा रहा है, नीचे की भाग से और ऊपर के भाग से। इसका जो रेडियस होगा वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर होगा। तो सिलेंडर के रेडियस यहाँ पर यानी कि त्रिज्या कितना था, तो व्यास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक अर्धगोला का आयतन हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक अर्धगोला का, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पर 3/7 होगा, कितने बार, 3/7 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्धगोला का, एक अर्धगोला का आयतन हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 अर्धगोला है, यहाँ पर कितने अर्धगोले, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो कितने अर्धगोला है, 2 अर्धगोला। तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 2 अर्धगोला का आयतन निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 7 से 7 चला गया, यहाँ पर काटेंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 8 9 72 2 7, 8 चौक 32 और 7 39, 392 यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ के कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 9 3 12 1 13 3 1 4, यानी कि 4312/3 सेंटीमीटर क्यू जो है किसका आयतन है, उस 2 अर्धगोला का आयतन है जो कि सिलेंडर से काट कर निकाला गया। तो ये वॉल्यूम जो आपका क्या है, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन है। ये जो आपका वॉल्यूम है ये आपका क्या है, 2 अर्धगोला जो काट कर निकाला गया उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन है। तो हमें जो बचा हुआ आयतन है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बेलन के आयतन में से इस दोनों अर्धगोला के आयतन से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस बेलन से काट कर निकाल लेने पर गोलाकार को, तो बचे हुए जो है बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 30 यानी कि 3080 माइनस 4312/3 माइनस होगा ये आपका। यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया 30, 0 हो गया आपका, 8 तिया 24, 3 तिया 9 माइनस 4312। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2,
यहाँ पर हो गया आपका 9 3 12, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4928/3 सेंटीमीटर क्यू जो है क्या है आपका बाकी बचा हुआ वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूला याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³ होता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके 10 अवलोकन यानी कि 10 संख्याएं दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि अवलोकन का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक निकालने का क्या तरीका होता है, आपका जितने नंबर यहाँ पर दिए गए, क्या यहाँ पर आपके जितने नंबर भी दिए गए उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसे क्या कर देंगे, व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले। तो व्यवस्थित करने के लिए हमें किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है उसे, तो सबसे पहले छोटे अंक को लेंगे। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर कौन सा है 10 है, तो क्या करेंगे 10 को लेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 10 लिख दिए। 10 को देखेंगे कितने बार 10 आए, तो 10 एक बार यहाँ पर है, 10 एक बार यहाँ पर है, तो 10 को यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। फिर यहाँ पर आगे जो है कौन सी संख्या, आगे जो है 11वीं संख्या 10 से बड़ी है। तो 11 जो है कितने बार है, एक बार, 2 बार, आपका 11 भी 2 बार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 को 2 बार लिख देंगे। फिर 12 को देखेंगे कितने बार है, तो 12 आपका एक बार, यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार। 12 आपका कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ पर 4 बार लिख देंगे 12 को। फिर यहाँ पर 13 को देखेंगे तो 13 एक बार, 2 बार है। 13 आपके कितने बार है, 2 बार है, तो 13 यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पर 14 है, तो 14 आपके कितने बार है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कि 14 जो है कितने बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 14 को 3 बार लिख देंगे। और यहाँ पर एक जो है बच्चों की संख्या कौन सी है, 15 है, तो 15 कितने बार है, एक बार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपकी संख्या ऊपर दी गई थी नीचे भी वो सारी संख्या लिख दी गई, लेकिन उसे किस तरीके से लिखी गई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जितनी संख्या यहाँ पर है उतनी संख्या यहाँ पर लिखी गई है नहीं, लिखी गई है या नहीं, उसे जो है क्या करेंगे, इसे यहाँ पर गिनती कर लेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 4 14, यानी कि 14 संख्या यहाँ पर भी थी, 14 संख्या नीचे भी लिख दी गई है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, माध्यक निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में जो आपका नंबर बैठाया गया उसके जो है बीच का अंक निकालना होता है। क्या निकालना होता है, बीच का अंक निकालना होता है। तो बीच का अंक अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 7, यानी कि 8वां नंबर जो है कौन सा आ रहा है, यानी कि 7वां और 8वां नंबर के बीच कौन सा अंक होगा ये आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो 6 अंक को क्या करेंगे यहाँ पर साइड कर देंगे, 6 अंक तक के क्या करेंगे साइड कर देंगे, 6 अंक को इधर साइड कर देंगे, यानी कि बीच की संख्या जो है आपकी कौन सी हो जाएगी 12। 12 जो है यहाँ पर भी संख्या है 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे भी आपके 12 संख्या। तो बीच का संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जो है क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को यहाँ पर जोड़ देंगे। 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24/2, भाग देंगे 24 को 2 से तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे नंबर का माध्यक यानी कि मीडियन कितना हो जाएगा 12 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ का यहाँ पर सभी नाम दिए गए, कॉलेज का नाम दिया गया, फिर यहाँ पर कोर्सेज के नाम दिए गए, जैसे B1 B2 B3 B4 इस तरीके से आपके कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों की औसत संख्या सबसे अधिक है। तो आपसे पूछा गया है कि किस कॉलेज में, जैसे कि यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 कॉलेज दिए गए, तो किस कॉलेज में जो है कोर्स का जो है औसत संख्या सबसे अधिक है। तो जिस कॉलेज में योग जिसका सबसे अधिक होगा उसी का औसत सबसे अधिक होगा। जिस कॉलेज में सभी कोर्सों की संख्याओं का योग जो है जिसमें सबसे अधिक होगा उसी का तो औसत सबसे अधिक होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सभी का योग निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सभी का योग निकालना पड़ेगा C1 से लेके C5 कॉलेज तक के कोर्सों का। तो C1 में जो है पहले कितना है, B1 में 65 है, B2 में 56 है, B3 में आपका 65 है और B4 में आपका 103 है। तो सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 5 10 6 16 3 19, हाथ में 1 6 5 11 6 17 1 18 10 28 होगा, यानी कि 289 जो है आपका किस में है, C1 कॉलेज में है। तो अब क्या करेंगे C2 कॉलेज में देख लेते कि कौन सा है। तो C2 में जो 68 है, फिर आपका 58 है, फिर आपका कितना 71 है, फिर आपका 112 है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8 8 16 17 2 19, साथ में 1 6 5 11 11 17 18 18 1 19 19 11 30, यानी कि
कुल मिलाकर C2 में जो है 309 कोर्सेस है। C3 में अब यहाँ पर जो है देखेंगे तो C3 में जो है कितना है 72 है, 54 है, फिर आपका 88 है, फिर आपका कितना 125 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14 5 19, हाथ में 1 7 5 12 8 20 अब 12 32 है 1 33, यानी कि 339 जो है आपका क्या है C3 में है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि C1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि योग में ये बहुत कम है। C2 भी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये C3 के योग से कम है। तो अभी आपको बताया गया कि जिसका योग सबसे अधिक होगा उसी का क्या होगा, औसत संख्या जो है क्या होंगे, सबसे अधिक होंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आगे भी चेक कर लेते, C4 का भी चेक कर लेते कि इसका योग कितना है। तो C4 में जो है पहले कितना है 76 है B1, B2 जो है कोर्सों की संख्या 52 है, B3 75 है, B4 कितना है 120 है। सभी को जोड़ेंगे 6 2 8 5 13, हाथ में 1 7 5 12 12 7 19 19 1 20 12 32, यानी कि 323। यहाँ पर आपका C4 भी नहीं हो सकता क्या, क्योंकि यहाँ पर C3 से कम योग है किसका, C4 कोर्सेज का, C4 कॉलेज में कोर्सेज का। तो अब क्या करेंगे C5 को भी चेक कर लेते। तो C5 का B1 में कितना कोर्सेज है तो 69, फिर B2 में 60, B3 में 79, अब B4 में 126 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 9 9 18 6 24, हाथ में 2 6 6 12 7 19 19 2 21 21 2 23 23 10 33 होता है, यानी कि C5 में जो आपका कितना 334 है। तो ये भी आपका क्या है C3 से कम है। तो सबसे अधिक औसत किसका होगा, C3 में होगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक योग है, क्योंकि इसका सबसे अधिक योग है तो इसका एवरेज भी सबसे अधिक होगा, यानी कि इसका औसत भी जो है क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा C3 कॉलेज। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि एक 4000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। तो बोला गया है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज में से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू क्या होता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। P से आपका हो गया प्रिंसिपल, R से रेट यानी कि दर, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, T से टाइम यानी कि समय, ESI से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा साधारण ब्याज में याद रखेंगे। इस एकमात्र फार्मूले से आपके लगभग सारे जो है साधारण ब्याज के मैथ जो है हल हो जाते। तो इसे जो है क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 4000 दिया गया, कितना दिया गया 4000 दिया गया। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, यहाँ पर 10% दिया गया, क्या दिया गया 10% दिया गया। टाइम यहाँ पर क्या दिया गया, टाइम यहाँ पर बोला गया कि 5 वर्ष और 3 वर्षों के साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा। तो जितना अंतर समय में होगा उतना ही अंतर क्या होगा, साधारण ब्याज में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम का जो है दोनों के साधारण ब्याज का अलग अलग निकाल कर नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे टाइम का ही अंतर निकाल देंगे। टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष यहाँ पर है, 3 वर्ष यहाँ पर, यानी कि दोनों के समय का अंतर कितना है 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में जितना ब्याज होगा उतनी 5 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समय आपका 2 साल हो गया, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 पे 2 शून्य, तो टोटल कितना हो गया साधारण ब्याज 800 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, S से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका ग्राफ है। ये आपका ग्राफ में क्या दिया गया, यश 1 से यश 4 तक के जो है क्या दिए गए, यहाँ पर तालिका में 4 छात्रों के 5 विषय, यानी कि छात्रों का यहाँ पर क्या दिया गया, नाम दिए गए। यश 1 से लेके यश 4 तक क्या दिए गए, छात्रों के नाम दिए गए और उसके सभी विषयों में जो है प्राप्त अंक बताए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छात्र यश 1 और यश 4
कि औसत प्राप्त अंकों में जो है अंतर कितना होगा। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, यस1 छात्र और यस4 छात्र जो है औसत कितना अंक लाए हैं, उनका जो है अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यस1 का योग निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, यस1 का औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले यस1 का योग कितना हो जाएगा, तो यस1 जो है मैथ में कितना लाया है 98, फिर इंग्लिश में 60 है, हिंदी में आपका 85 है, सोशल साइंस में कितना है आपका 75 और साइंस में आपका कितना है 92। तो सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 18, 2 20, हाथ में 2, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30 9 39 2 कितना हो गया 41। यानी कि यस1 में जो है कुल अंक कितने प्राप्त किए गए, यस1 छात्र द्वारा 410 अंक प्राप्त किए गए। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत जो है कुल कितने यहाँ पर विषय है, कुल जो है 5 विषय है, कुल 5 विषयों में प्राप्त अंक कितना है 410 है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 विषय से भाग देंगे, यानी कि उसका औसत निकल जाएगा कि उसे जो है औसतन कितना अंक मिला है प्रति विषयों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुल अंक है, कुल विषय से जो है क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कि 410 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 8 40 हो जाएगा, एक बचा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि 82 जो औसतन किसका अंक है, यस1 का। अब हमें निकालना किसका, यस4 का निकालना है। तो यस4 का मैथ में कितने प्राप्त किए थे, तो 96, इंग्लिश में 62 प्राप्त किए थे, हिंदी में आपका 70 प्राप्त किए थे, सोशल साइंस में आपका 80 और साइंस में आपके 90 प्राप्त किए थे, किसमें, यस4 के स्टूडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 7 22 8 30 और 9 कितना हो गया 39 हो गया। यानी कि यस4 द्वारा जो है टोटल 398 अंक प्राप्त किया गया था। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल विषयों की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पर औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया आपका, 4 बचा तो आपका कितना हो गया, 5 9 45 हो गया, तो 3 बचा तो आपका कितना हो गया, 5 6 30 हो गया। यानी कि यस4 द्वारा जो औसतन कितने अंक प्राप्त किए गए थे, 79.6 प्राप्त किया गया था और यस1 द्वारा 82 प्राप्त किया गया था। पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 82 माइनस 79.6 से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। यानी कि कितना दोनों के औसत का अंतर आ जाएगा, 2.4 अंतर आएगा दोनों के औसत में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक 32 वर्ष के एक पुरुष को एक नए पुरुष से बदलते हैं तो 42 पुरुषों की औसत आयु जो है क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि नए पुरुष की जो है आयु क्या है। नए पुरुष कौन है, 32 वर्ष की जगह जो नए पुरुष आए हैं उनका उम्र आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको जो है शॉर्टकट तरीके से एक बता देता हूँ, फिर आपको एक बेसिक तरीका से बता दिया जाएगा इस मैथ को। तो यहाँ पर जो है छोड़ कर जो है जाने वाले पुरुषों का जो है उम्र जो है, यानी कि वर्ष कितना है, तो 32 वर्ष के जो है एक पुरुष जो है छोड़कर चले जाते हैं। कितनी उम्र के, 32 वर्ष के एक पुरुष जो है उम्र के जो है छोड़कर चले जाते हैं। फिर बोला गया कि 42 पुरुष के जो है औसत आयु में एक नए पुरुष जब आते हैं तो कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष का औसतन वृद्धि हो जाता है। यानी कि पहले भी जो है 42 पुरुष थे, अब भी 42 पुरुष है, क्योंकि एक पुरुष जब गए हैं तो उसके जगह दूसरा पुरुष आ गया है। यानी कि पहले अगर 42 पुरुष था तो अब भी 42 पुरुष है। लेकिन 42 पुरुष जब नए जो है एक पुरुष शामिल होते हैं तो 42 पुरुषों में जो है एक उम्र जो है क्या हो जाता है, 1 वर्ष जो औसत में बढ़ जाता है। यानी कि कुल जो है कितने उम्र बढ़ जाएगा, 42 पुरुषों में कुल कितने उम्र बढ़ जाएंगे, तो 42 इंटू 1 करेंगे, यानी कि टोटल जो है 42 किलो अधिक है। किससे, जो छोड़ कर गए आदमी से, उससे जो है शामिल होने वाले में उसमें जो है 42 किलोग्राम जो है अधिक है। तभी तो 1-1 किलोग्राम सभी में औसतन वृद्धि हुई है। यानी कि 32 छोड़ कर गया, नए पुरुष शामिल हुए तो 42 किलोग्राम बढ़ गया। यानी कि टोटल जो है कितने जो है नए पुरुष का जब जोड़ेंगे दोनों को तो आपका क्या निकल जाएगा, नए पुरुष का जो है टोटल वर्ष यानी कि उसका उम्र निकल जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 7। यानी कि जो नए पुरुष शामिल हुए समूह में उनका जो है कितना वर्ष है, तो 74 वर्ष है। कितना वर्ष है आपका, 74 वर्ष होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। मैं इसे आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं
यहाँ पर एवरेज जो है 42 पुरुषों का औसत आयु यानी कि एवरेज एज जो है हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। एवरेज एज यानी कि 42 पुरुषों का औसत आयु क्या मान लिया हम लोगों ने, यक्स मान लिया। और जो है नए पुरुष आए यानी कि न्यू मैन, यानी कि नए पुरुष जो है समूह में शामिल हुए, उनका उम्र क्या मान लेते हम लोग, ए मान लेते। क्या मान लेते, ए मान लेते। दो चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने माना, एवरेज एज यानी कि औसत उम्र जो है क्या मान लिया, यक्स मान लिया। और जो नए आदमी जो है शामिल हुए समूह में, उनका उम्र क्या मान लिया, ए मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन सारा वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे। तो इक्वेशन बैठाएंगे तो 42 पुरुषों का औसत आयु हम लोगों ने क्या माना, यक्स माना। ये जो यक्स माना है ये जो है नए पुरुष के शामिल होने से पहले का है, यानी कि जब जो है कोई भी छोड़ कर नहीं गया था और कोई जो है पुरुष शामिल नहीं हुआ था। ये जो आपका पहले जो है यक्स औसत आयु यहाँ पर माना, यानी कि पहले अगर 42 पुरुष थे तो उनका औसत आयु यक्स था, यानी कि कुल उम्र कितना हो गया, 42 इंटू यक्स हो गया। उनमें से क्या हुआ, 32 उम्र के एक पुरुष छोड़कर चले गए, यानी कि 32 माइनस कर दिए तो ये आपका क्या हो गया, जब जो है एक पुरुष छोड़कर चले गए तब उनका जो है कुल उम्र हो गया उस समूह का। लेकिन उनके जगह जब एक नए उम्र के जो है पुरुष शामिल होते हैं तो क्या करेंगे, प्लस ए कर देंगे। तो यहाँ पर जब प्लस ए किए तो आपका क्या हो गया, ये जो है यहाँ तक था कि आपके जो है पुरुष छोड़ कर गए उनका कुल उम्र था, जब ए जोड़ दिए तो नए पुरुष के शामिल हो जाने के बाद का जो है आपका क्या हो गया, कुल उम्र हो गया। तो इधर जो है नए पुरुष के बाद का जो है क्या हो गया, कुल उम्र हो गया। इधर आपका क्या कर देंगे, 42 पुरुष थे। अब औसत कितना हो गया, पहले अगर औसत यक्स था तो अब कितना हो गया, यक्स प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि नए पुरुषों के शामिल होने पर एक जो है वर्ष क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इधर भी आपका क्या हो गया, नए पुरुष के शामिल होने के बाद का जो है कुल योग हो गया किसमें, वर्ष में 42 पुरुषों का। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 यक्स इधर हो गया माइनस 32 प्लस ए बराबर 42 यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 यक्स कट गया क्योंकि दोनों प्लस में है, अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ए रह गया। माइनस 32 को जब इधर अपोजिट साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 7, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 74। तो ए हम लोगों ने क्या माना था, नए व्यक्ति का उम्र माना था, यानी कि नए व्यक्ति का उम्र कितना है, 74 साल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो या तो आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट तरीके से इसे बना सकते हैं, दोनों में स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या दिया गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि P अकेले एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 16 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला गया तथा Q अकेले समान कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला गया कि P तथा Q मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु Q जो है कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले जो है क्या कर देता है, कार्य छोड़ देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से आपका टाइम होता है यानी कि समय होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइम एंड वर्क में। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पी और क्यू की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो पी जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता, और क्यू जो है उसी समान कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। तो क्या करेंगे, 16 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। तो 80 को जब 16 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी कि P की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। P की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। और जब 80 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि Q की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो P की कार्य क्षमता प्राप्त हो गई हमें और Q की कार्य क्षमता भी हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि कितना समय लगेगा P और Q को मिलाकर। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि Q जो है
कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता, और पी जो है कार्य समाप्त होने तक जो है क्या करते रहता है, कार्य को करते रहता है। तो हमें टोटल काम करना कितना है, टोटल जो है पी और क्यू को मिलाकर जो है 80 काम करना था। पी और क्यू को मिलाकर कुल कितना काम करना था, 80 काम करना था। लेकिन क्यू जो है 7 दिन पहले छोड़ देता है। क्यू जो है क्या करता है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो क्यू जो है एक दिन में करता कितना काम है, 4 काम करता है। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो वो 7 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 7 दिन में कितना करेगा, तो 7 में जब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। यानी कि क्यू जो है 7 दिन में कितना काम करेगा, 28 काम करेगा। क्यू अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 7 दिन में कितने काम करेगा, 28 काम करेगा। पी और क्यू को मिलकर करना था 80 काम, जो कि पी जो है अंतिम तक कार्य करके पी ने जो है कार्य को समाप्त कर दिया। लेकिन अगर क्यू भी अंतिम दिनों तक, जितना दिन तक पी कार्य करता रहा उतने दिनों तक क्यू भी अगर कार्य करते रहता तो पूरा काम से जो है 28 काम और अधिक कर सकता था क्यू। क्यू जो अगर 7 दिन और काम कर देता, क्यू अगर काम को बीच में नहीं छोड़ता, 7 दिन पहले नहीं छोड़ता, तो वो और कितने काम करता, 28 काम और करता। यानी कि 80 प्लस 28 काम उसे जो है टोटल और होता। यानी कि 80 काम जो है पी और क्यू ने मिलकर जो है किया, लेकिन क्यू अगर 7 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो वो 28 काम और कर लेता। यानी कि दोनों मिलाकर जो है कुल इतना काम कर लेता अगर अंतिम दिनों तक काम करता। यानी कि दोनों के जो है अंतिम दिनों तक कुल कार्य कितने हो गए, 80 प्लस 28 हो गया। और दोनों मिलकर जो है कितने काम करेंगे, कितने की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता से करेंगे, 5 प्लस 4 यानी कि 9 की कार्य क्षमता से दोनों मिलकर करेंगे। तो आपका ऊपर क्या हो गया, टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता हो गया। नीचे आपका क्या हो गया, ऊपर आपका क्या हो गया, टोटल वर्क है। यहाँ पर ऊपर आपका क्या है, टोटल वर्क है। यहाँ पे इफिशियंसी नहीं है, आपका क्या है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य है। नीचे आपका क्या है, कुल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता है। तो जब कुल कार्य को कुल इफिशियंसी से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो 80 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 108 बच्चा नीचे में 9 से काटेंगे 108 को तो कितना बार में चला जाएगा, 9 1 9 दूनी 18। यानी कि कुल कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ, 12 दिनों में समाप्त हुआ। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12 डेज होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि पर 25% का वार्षिक दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर जो है कितना है, 4,375 रुपये अंतर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज जो है 1 वर्ष का कितना है, 25% है। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो गणना की गई है, कैलकुलेट की गई है, वो किस रूप में की गई है, अर्धवार्षिक रूप में जो है इसे गणना किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका गणना किया गया है किस रूप में किया गया, अर्धवार्षिक रूप में किया गया है। जो कि आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया, 4,375 दिया गया। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 साल में कुल कितने प्रतिशत जो है ब्याज के रूप में प्राप्त करती है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो है 1 साल में कितने प्राप्त करती है, तो 25% जो है क्या करती है, वो जो है साधारण ब्याज प्राप्त करती है। अब हमें निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 1 साल में कितने प्रतिशत जो है ब्याज प्राप्त करती है। तो 1 साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज 25% ब्याज प्राप्त करेगी तो अर्धवार्षिक रूप में जो है, पहले अर्धवार्षिक में जो है कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त करेगी, तो 25/2%। 1 साल में अगर 25% हो तो आधे साल में कितने हो जाएंगे, 25/2%। यानी कि अर्धवार्षिक रूप से 25/2% जो है दोनों अर्धवार्षिक में जो है इतना प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो ये तो आपका हो गया पहले अर्धवार्षिक में। दूसरे अर्धवार्षिक में भी क्या लगेगा, 25/2% का ब्याज लगेगा। तो ये आपका क्या आ गया, 2 अर्धवार्षिक का जो है प्रतिशत आ गया। तो 2% को जब 1% में चेंज करना होता है तो एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, a प्लस बी प्लस
A इंटू बी बाई 100 होता है जब 2% को 1% में चेंज करना होता है। तो A जो है यहाँ पर क्या है आपका 25/2 है और B भी आपका क्या है 25/2 है। तो सभी क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो A को क्या लिख देंगे 25/2%, B को क्या लिख देंगे 25/2%। फिर आपका आगे क्या है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। A इंटू बी बाई 100 है तो A जो है कितना है 25/2 इंटू 25/2 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा 25 चौक 100। इधर 25/2 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/4 है। ये जो आपका नीचे 4 है वो क्या हो जाएगा 1/4 में गुना हो जाएगा। जब नीचे वाले 4 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी कि पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ऊपर में, नीचे 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 25/16। ये जो आपका टोटल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये आपका टोटल क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कुल कितने प्रतिशत मिल रहा है उसे है, एक तो हो गया 25% पहले में प्लस 25/16% इतना जो है क्या मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 25%। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 25% प्लस 25/16%। तो दोनों के ब्याज में अंतर कितना दिख रहा है 25% यहाँ भी है 25% यहाँ भी है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है कितने का अंतर है 25/16% का अंतर है, जो कि वो रुपये में कितना दिया गया है 4375 रुपया दिया गया है। जो परसेंट में अंतर है वो रुपये में कितना दिया गया है 4375 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 25/16% बराबर 25/16% बराबर कितना दिया गया है रुपये में 4375 रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे 25 से काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा 13 5 18 25 7 175 7 5 12 25 25 125, यानी कि 175 बार में चला जाएगा। तो 1% का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे 16 से तो 16 25 80 16 7 112 16 हो गया। यहाँ पर 0 8 2 10 6 7 1 8 1 1 2, यानी कि 1% बराबर 2800 है। कितना है 1% बराबर 2800। तो कोई भी धन यहाँ पे मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। यानी कि प्रिंसिपल हमेशा खुद में कितने होते हैं 100%। यानी कि कोई भी धन या फिर मूलधन जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। तो 1% का वैल्यू अगर 2800 है तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। यानी कि 100% बराबर आपका कितना हो गया 28 पे 4 0, यानी कि 2,80,000 जो है क्या था मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया कि एक बैग में 785 रुपये के 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के हैं। उस सिक्कों का जो है सिक्के जो है किस अनुपात में है 6 अनुपात में, यानी कि 2 रुपये के सिक्के जो है 6 यूनिट है, 5 रुपये के जो है 9 यूनिट सिक्के है, 10 यूनिट के जो है 10 यूनिट सिक्के है। उस सिक्के में जो है पूछा जा रहा है आपसे कि उस बैग में 5 रुपये के जो है कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 रुपये के जो है कितने सिक्के हैं 6 यूनिट सिक्के हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं सभी को यक्स मान लेते हैं, यानी कि 6 यक्स सिक्के है, 9 यक्स सिक्के है, 10 यक्स सिक्के है। तो यक्स मान लेंगे तो यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा आंसर निकालने में। तो मान लेंगे कि 2 रुपये के यानी कि 2 रुपये के सिक्के जो है कितने हैं कुल 6 यक्स सिक्के हैं। तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे अगर 2 रुपये के सिक्के 6 यक्स सिक्के है तो कुल रुपये कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12 यक्स कुल रुपये में अगर इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 यक्स रुपये हो जाएगा। उसी तरीके से 5 रुपये के सिक्के जो है कुल कितने सिक्के हैं 5 रुपये के सिक्के कुल कितने सिक्के हैं 9 यक्स सिक्के हैं। तो रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 यक्स रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 यक्स रुपये हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 10 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 यक्स सिक्के, यानी कि कुल जो है 100 यक्स रुपये में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया कुल रुपये हो गया, ये आपका क्या हो गया कुल रुपया। और यहाँ पर कुल रुपये में कितना दिया गया 750 रुपये, यानी कि बराबर हो जाएगा कितने के
785 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 1 5 1, यानी कि 157 यक्स बराबर कितना हो गया, 785 हो गया। कितना हो गया, 157, 7 5 35, 15 5 75, 3 78, यानी कि कुल योग जो है कितना, 157 हो गया यक्स का। जब काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, क्योंकि 7 5 35, 3 15 5 75 और 3 78 होगा। यानी कि यक्स बराबर जो है कितना हो गया, 5 हो गया। यक्स बराबर जो है कितना आ गया, वैल्यू 5 आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है कि बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के जो है कुल कितने सिक्के थे, 9 यक्स सिक्के थे। कुल जो है 5 रुपये कितने सिक्के थे, 9 यक्स सिक्के थे। तो यक्स का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। यक्स का वैल्यू आपका कितना आया, 5 आया है। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 5 रुपये के सिक्कों की एक निश्चित संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर 5 रुपये के 9 यक्स सिक्के थे तो कुल कितने हो जाएंगे, 9 × 5, क्योंकि यक्स का वैल्यू कितना आया था, 5, यानी कि 9 5 45, यानी कि 5 रुपये के कुल जो है, 5 रुपये के कुल जो है कितने सिक्के हैं, 45 सिक्के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास थ्योरम। मैं पहले वाले वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि क्या होता है। क्या होता है, BODMAS होता है। बी से आपका हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक बिग ब्रैकेट होता है, एक आपका मिडिल ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ होता है इंग्लिश में, और हिंदी में का दिया हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, का दिया गया। फिर उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ये से ऐड यानी कि जोड़, ये से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट, तो पहले उसे हल करेंगे। फिर आपका ऑफ यानी कि का, तो उसके बाद ऑफ का हल करेंगे। उसके बाद डिवाइड, उसी तरीके से सारा जो है हल करेंगे। जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो आपका बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे, इस बॉड मास थ्योरम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/3 × 11/9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 × 1 यानी कि 11, नीचे हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा। बाकी सारा क्या करेंगे, हल कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 100 को 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -25, माइनस आगे क्या साइन है, 55 है। का साइन है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। और ब्रैकेट का अंदर का सारा का वैल्यू कितना है, 11/27 आया। तो सभी क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, सारा का 27 हो जाएगा। 27 दूनी कितना होता है, 27 दूनी 54 होता है, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। 27 × 25 करेंगे, यानी कि 25 दूनी 50, 25 7 175, तो कितना हो जाता है, 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 675 माइनस 55 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550। अब 55 कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस का यहाँ पर योग कर देंगे। तो 54 माइनस कितना हो जाएगा, 6 6 12, यानी कि 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1280, और नीचे में 27 बचा हुआ है। तो 54 माइनस 1280 करेंगे तो कितना चला जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका, हमेशा माइनस में बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर बड़ा है। तो माइनस में बचेगा तो कितना हो जाएगा, 54 जाएगा 1280 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4, 4 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा। फिर आपका 12 बचेगा, यानी कि -1226/27 जो है आपका क्या होगा, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 घन जिसकी भुजा का माप कितना है, 7 सेंटीमीटर है, उसको जो है क्या किया गया, साथ साथ जोड़ दिया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 घन है जिनकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, सभी को क्या कर दिया गया, आपस में जो है जोड़ दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको बताना है कि प्राप्त जो आपका एक 3 घन को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इसे जो है रखा गया है, तीनों घनों को चिपकाकर। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेंगे। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फिगर आपके लिए।
तो ये आपका क्या बन गया, 3 घन का फिगर बन गया। मान लीजिए एक घन है, ये आपका दूसरा घन है, ये आपका मान लीजिए ये पहला घन है, ये आपका दूसरा घन है, ये आपका क्या है, तीसरा घन है। ये जो आपका क्या किया गया, इसे तीनों घनों को जो है चिपका कर रख दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको किसी भी साइड का एक जो है क्यूब यानी कि घन में जो है कितने साइड होते हैं, तो 6 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। एक ऊपर एक नीचे, 4 अगल बगल होते हैं, यानी कि 4 2 6 साइड होते हैं। कुल कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो एक साइड का एरिया निकालने के लिए, किसी घन का एक साइड का एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ किया जाता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई किया जाता है। जब किसी घन के एक भुजा का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा एरिया। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि जब इन तीनों घनों को चिपका दिया गया आपस में, तो कुल जो है कितने भुजा जो है यहाँ पर उत्पन्न होंगे, जो कि क्यूब बनेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला घन आप देखेंगे तो पहला घन में 5 ऐसी भुजाएं हैं, भुजा यानी कि साइड जो है 5 ऐसी साइड है इस घन में जो कि किसी तरफ से जो है मेल नहीं खा रहा, यानी कि किसी तरफ से ज्वाइंट नहीं है। यानी कि पहले घन में जो है कुल कितने साइड है, 5 साइड ऐसे है। दूसरे घन में जो है कुल कितने साइड है, तो दूसरे घन में जो है पहले घन से ये एक साइड चिपका हुआ है, तीसरे घन से जो है दूसरा वाला घन जो है एक साइड इधर चिपका हुआ है। यानी कि कुल जो है कितने ऐसे दूसरे घन में है, कुल ऐसे कितने साइड है जो कि आपस में सटे हुए नहीं है। तो कुल कितने साइड बचते, एक साइड इधर से चला गया, एक साइड इधर से चला गया, यानी कि कुल जो है 4 साइड है जिनका एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे में जो है, तीसरे घन में जो है कुल कितने साइड बचते हैं, तो एक साइड इसका जो है दूसरे वाले से चिपका हुआ है, तो बचा हुआ कितने साइड है, तो 5 साइड बचल है। यानी कि कुल जो है कितने साइड हो जाएंगे, तो कुल जो है साइड कितने हो जाएंगे, 5 4 9 5 14, यानी कि 14 साइड का एरिया जितना होगा वो जो है आपके इन तीनों घन को चिपकाकर जो है, इन तीनों घनों के चिपकाकर जो है क्षेत्रफल आएगा। उतना ही क्षेत्रफल जो है 14 साइड के बराबर होगा। तो 14 साइड का जो है एरिया कितना हो जाएगा, तो 14 इंटू, अभी आपको बताया गया कि किसी घन के एक साइड का अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई भी इसका कितना है, 7 ही है, और इसका चौड़ाई भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि इसकी जो है सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसके एक साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 14 में 49 से गुना कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इस पूरे जो है तीनों क्यूब का सटाने पर, यानी कि उसे जो है जोड़ने पर एरिया जितना आएगा वो आपका एरिया हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 49 करेंगे तो 14 नमा आपका हो जाता है 126, 14 चौका आपका कितना हो जाएगा 56, 6 6 2 8 5 1 6, यानी कि 686 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, इस पूरे तीनों घन को चिपकाकर जितना एरिया कितना है, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करते, तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट का इसे हल करेंगे। तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7। 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7, यानी कि 28 भागा कितना हो गया, 7 हो गया। आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, कितना है 384 है, भागा है। इसे क्या करेंगे, सब स्मॉल ब्रैकेट का सारा अंदर में हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 16 भागा 4, 16 भागा 4 कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा। 16 भागा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 15 प्लस 4 प्लस 4, तो 15 4 19, 4 कितना हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया, 23 हो गया। तो 28 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 23 से काटेंगे तो 23 आपका हो गया, 8 7 15 154, यानी कि 23 से 384 नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 384/23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 384/23। तो इसे हल करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 चौक कितना होता है, 92 होता है। प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। आगे कितना है, 384 है। क्या करेंगे, 92 में 384 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 9 8 17 3 1 4, यानी कि 476/23 जो है क्या होगा, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा। कितना आंसर होगा इस सिंप्लीफिकेशन का,
476/23, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि एक ठोस खिलौने अर्धगोला पर रखे शंकु के आकार का है, यानी कि एक अर्धगोला, उसके ऊपर क्या रखा गया, एक ठोस खिलौने अर्धगोला पर रखे शंकु के आकार का, यानी कि एक अर्धगोला पर क्या रखा गया, शंकु के आकार का एक खिलौना रखा गया है। फिर बोला गया कि शंकु का ऊंचाई यानी कि हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, तथा आधार का व्यास यानी कि उसका जो है आधार का यानी कि बेस का डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है खिलौने का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 फार्मूले जो है आपको पता होना चाहिए। कितने फार्मूले, 2 फार्मूले। किसके किसके फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शंकु यानी कि कोन का जो है यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो है शंकु का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। शंकु में जो है यल किसे कहा जाता है, यल जो है इसे कहा जाता है स्लांट हाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इसे जो है यल कहा जाता है। इसे जो है नाम किस रूप में दिया जाता है, स्लांट हाइट या फिर हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। इसी को जो है यल के रूप में डिनोट किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस शंकु का यल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या दिया गया, रेडियस भी दिया गया यानी कि त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर व्यास दिया गया तो त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है हाइट और रेडियस जो है आपस में परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। यहाँ पर 4 अगर हाइट है, 3 रेडियस है, तो आपका यल कितना आ जाएगा। तो यल करने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 चक 16, 3 3 9, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, यानी कि यल बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शंकु का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या आपका कितना है, व्यास आपका अगर 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा 6 का, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यल आपका कितना है, 5 है, तो इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका क्षेत्रफल है, इस शंकु का क्षेत्रफल है। लेकिन अब हमें जो है किसका क्षेत्रफल और निकालना है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोले का यानी कि सेमी स्फीयर का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सेमी स्फीयर का यानी कि अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। क्या होता है आपका, 2πr² होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सारा वैल्यू पुट करेंगे, 2 हो गया, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो आपकी शंकु की थी वही जो आपका किसकी त्रिज्या होगी, अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर की होगी। तो इसका व्यास है अगर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 का आधा यानी कि 3। तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी कि 3 × 3, तो कितना हो गया, 22 दूनी 44, 44 दिया आपका कितना हो जाता है, 4 × 12, 4 × 12 13, यानी कि 132, 132 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 13 × 39, यानी कि 396 बटा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो गया, किसका एरिया हो गया, इस अर्धगोले का एरिया हो गया। यहाँ पर दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों का जितना हो योग होगा उतनी ही जो है क्या होगा, दोनों के जो है एक दूसरे पर रखे जाने पर एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का योग होगा। तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 330/7 प्लस 396/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 9 × 3 = 12 हो गया, और 3 3 6 या 1 कितना हो गया, 7 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 7 7 सेम था, यानी कि एलसीएम नीचे 7 होगा, यानी कि 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, उस अर्धगोले और अर्धगोले पर शंकु का रखा गया जो है, रखने पर जो है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर से आपको 2 फार्मूला जो आपको याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया कि यदि विजय
17.5 मीटर प्रति सेकंड से 17.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, तो 26 घंटे में विजय जो है कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। तो ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल आपका किस में है, चाल आपका मीटर पर सेकंड में कितना दिया गया है। डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, चाल किया जाता है। तो चाल आपका कितना दिया गया है, 17.5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका किस में, किलोमीटर में है। जो आपका समय भी दिया गया है यहाँ पर घंटा में है, तो आपको चाल जो है किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दूरी जो है सभी सारा किस में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया। आपका समय भी जो क्वेश्चन में दिया गया वो घंटा में दिया गया। तो चाल भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, चाल हो गया किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो समय कितना दिया गया, 26 घंटा दिया गया। इसे क्या करेंगे, सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगा, विजय द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 5 × 15, 5 × 25 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 7 35, और 2 से काटेंगे तो 2 × 9 18। कितना हो जाएगा, 9 × 7 63, 63 इंटू 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 18, हाथ में 1, 6 × 6 36, 3 दूनी 6, 42 1 43, 4 6 दूनी 12, 4 16, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, 1638। कितना हो जाएगा, 1638 किलोमीटर कुल हो जाएगा। यानी कि विजय द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 1638 किलोमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने जो है 3:4:5 के अनुपात में जो है निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। फिर उसके 4 महीने के बाद बी ने जो है अपनी पूंजी का 50% धन जो है क्या किया, निकाल लिया। फिर बोला गया कि वर्ष पूरा होने से 4 महीने पहले सी ने जो है अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया। यदि उस वर्ष में कुल लाभ 31,000 रुपये हुआ तो ए का जो है लाभ में भाग कितना होगा। तो लाभ जो है आपको हमेशा पता होना चाहिए। लाभ जो है उसी अनुपात में विभाजित किया जाता है जिस अनुपात में आपका व्यापार में निवेश किया गया, जितने समय के लिए निवेश किया गया उसी अनुपात में जो है आपका कुल लाभ को जो है विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ए, बी, सी जो है कितने कितने अनुपात में किया, 3:4:5 में किया। तो इसे आसानी से हल करने के लिए सभी में क्या करेंगे, एक एक शून्य पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एक एक शून्य को यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि बी जो है कुछ महीने के बाद जो है पूंजी जो है निकाल लिया था, सी जो है कुछ महीने के बाद पूंजी निकाल लिया था, लेकिन ए जो है पूरे वर्ष में कभी भी बदलाव नहीं किया था। पूरे वर्ष में ए जो है जितना धन निवेश किया था उतना ही धन जो है अंत तक उसी धन के साथ रहा था। यानी कि ए जो है कितने समय के लिए जो है धनराशि निवेश कर दिया था, 30 यूनिट, तो 12 महीने के लिए। कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। तो यहाँ पर ए का जो है क्या हो गया, सारा कैलकुलेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बी पे आएंगे। तो बी जो है यहाँ पर बोला गया कि बी जो है कितना धनराशि निवेश किया था, 40 यूनिट निवेश किया था। कितने महीने के लिए किया था, पहले 4 महीने के बाद, क्योंकि 4 महीने के बाद क्या किया, परिवर्तन किया, कितने का, 50% धन निकाल लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 40 में 4 गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो है 4 महीने के लिए इसका निवेश हो गया, प्लस यहाँ पर साइन दे देंगे। प्लस जो है क्या हुआ, पहले जो अगर 40 यूनिट धन था उसमें से क्या किया, 50% निकाल लिया। तो 50% जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है, हाफ होता है, यानी कि आधा होता है। यानी कि 40 यूनिट अगर पहले निवेश किया था तो आधा धन उसने क्या किया, निकाल लिया।
4 महीने बाद अगर पी 40 यूनिट निवेश किया था तो आधा धन क्या किया, निकाल लिया, यानी कि 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 यूनिट क्या किया, निकाल लिया। तो अब बचा हुआ धन कितना है, 20 यूनिट अब बचा हुआ आ रहा है। 20 यूनिट निकाल लिया तो बचा हुआ कितना अब है, 40 यूनिट में से 20 यूनिट निकाल लिया तो बचा हुआ धन कितना है, 20 यूनिट है। तो अब वो जो है उतना ही धन अब क्या किया, अंतिम तक उसी धन पे बना हुआ रह गया, यानी कि पहले अगर 4 महीने तक रहा तो अब जो है पूरे अंत तक जो है कितना समय बचा हुआ, 8 महीना और बचा हुआ, यानी कि 20 यूनिट धन जो है अगले 8 महीने तक का निवेश उसने रखा। अब क्या करेंगे, अब आगे सी का इसे देखते हैं। तो सी में बोला गया कि वर्ष पूरा होने से 4 महीना पहले जो है सी अपनी पूंजी का 20% धन निकाल लिया, यानी कि अगर पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो उसने जो है 4 महीने पहले, यानी कि अगर 12 महीने होते एक साल में तो 4 महीने पहले यानी कि 8 महीने तक सी जो है 50 यूनिट के धनराशि के साथ उस व्यापार में जो है निवेश किया हुआ था। 50 यूनिट का जो है 8 महीने तक जो है सी ने जो है उस धनराशि को निवेश किया हुआ था, लेकिन अंतिम 4 महीने में जो है क्या किया, उसने जो है 20% धन को निकाल लिया। क्या किया, 20% धन को निकाल लिया। तो अगर 50% का 20% निकाल लिया तो बचा हुआ कितना होगा, 80% उसका बचा हुआ होगा। अगर पहले उसने 50 यूनिट धन निवेश किया था तो 20% जो है उसने धन निकाल लिया तो बचा हुआ धन कितना होगा, 80% बचा हुआ। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 50 से 100 कट गया, 2 बार में 40, यानी कि उसके पास जो है अभी कितना बचा हुआ, 40 यूनिट अभी भी उसने धनराशि जो है उस व्यापार में निवेश किया हुआ है। कितने समय के लिए, 4 महीने के लिए। तो आपका क्या हो गया, पूरे 1 साल का गणना हो गया किसके, ए बी और सी के धन के निवेश का। तो सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। बी जो है कितना निवेश किया, तो 4 चक 16 160 और 8 दूनी 16 160, यानी कि कुल जो है 320 हो गया। और सी जो है कितना हो जाएगा, 8 पची 40 400 और 4 चक 16 160, यानी कि कितना हो गया, 560 हो गया। यानी कि ए जो है 360 यूनिट, बी जो है 320 यूनिट और सी जो है 560 यूनिट के हिसाब से निवेश किया। तो क्या करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 12 2 14, हाथ में 1 5 3 8 3 11 1 12, यानी कि 1240 यूनिट जो है क्या किया, पूरे सालों में तीनों का निवेश था। कुल जो है उसका धन यानी कि कुल जो है लाभ कितना हुआ, 31,000 रुपये लाभ हुआ। कितने हुआ, 31,000 रुपये लाभ हुआ है, जो कि किसके बराबर है, 1240 यूनिट के बराबर है। तो इसे हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 0 0 कट गया। 31 से काटेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा, इधर 4 बार में चला जाएगा। 4 से 25 को 100 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है हम लोगों से, ए का भाग पूछा जा रहा है। तो ए का भाग, अगर 1 यूनिट का भाग 25 रुपये लाभ है तो 360 यूनिट का अब हमें भाग निकालना। तो क्या करेंगे, 360 में 25 को गुना करेंगे। 360 में क्या करेंगे, 25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 25 छः कितना हो जाएगा, 150। तो 75 और 150 कितना होता है, 900 होता है। यानी कि टोटल लाभ जो है कितना मिलेगा, ए को 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा। किसको, ए को। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर दिया गया है कि पी तथा क्यू की मासिक औसत आय कितना है, 20,000 रुपये है। फिर बोला गया क्यू तथा आर का मासिक औसत आय कितना है, 40,000 रुपये है। तो पूछा जा रहा आर का मासिक आय पी के मासिक आय से कितना अधिक है, यानी कि आर माइनस पी, यानी कि आर और पी के मासिक आय में अंतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्यू और आर का जो है औसत आय कितना दिया गया, 4,000, यानी कि क्यू और आर का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू और आर का औसत आय अगर 4,000 है तो कुल योग जो है कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80,000। यानी कि क्यू और आर का जो है कुल आय कितना है, 80,000 है। फिर क्या करेंगे, पी और क्यू का जो है कुल आय निकाल लेंगे। तो पी और क्यू का औसत आय कितना है, 20,000 रुपये है। पी और क्यू का औसत आय कितना है, 20,000 रुपये। तो कुल आय जो है कितना हो जाएगा, अगर औसत आय 20,000 है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 40,000 हो जाएगा। यानी कि पी और क्यू जो है मिलाकर कुल कितने जो है औसत, यानी कि आपका कुल आय है 40,000 है। क्या निकालना हमको, क्या निकालना है, आर और पी का जो है अंतर निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू क्यू आपका कट गया, आर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और 80,000 में से 40,000 चला गया तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा। यानी कि आर और पी में जो है और आई में जो है कितने का अंतर है, 40,000 का अंतर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया कि राजू ने 15 प्रति गिलास की दर से ये राजू ने 15 प्रति गिलास की दर से गिलास खरीदे और 12 प्रति गिलास की दर से उन्हें जो है क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 42 गिलास बेचने पर हुए हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 15 रुपये में कोई एक गिलास खरीदा गया, क्या बोला, राजू एक गिलास, कोई गिलास 15 रुपये में खरीदता है, लेकिन वो जो है एक गिलास को 12 रुपये में बेच देता है। तो उसे जो है एक गिलास पे जो है लॉस कितने का होता है, 3 रुपये का होता है। कोई राजू ने एक गिलास 15 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, तो एक गिलास में जो है कितने का लॉस हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ। तो 42 गिलास में जो है कितने का लॉस हो जाएगा, तो इंटू 42 कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, टोटल लॉस यानी कि कुल हानि आ गया। तो यहाँ पर से क्या निकालेंगे, यहाँ पर से हमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब हानि या फिर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो हमेशा किस पे निकाला जाता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लॉस हमें पता है, तो अब हमें निकालना क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो 15 रुपये प्रति गिलास की दर से उसे जो है खरीदा कितना होगा, 42 गिलास खरीदा होगा, तभी तो 42 गिलासों को उसने बेचा भी। तो 15 गिलास का यानी कि 42 गिलास का जो है कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 इंटू 42 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर में लॉस कितना हो गया, 3 इंटू 42, नीचे आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 इंटू 42 हो गया। और इसे जो है आपको हानि को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो 42 से 42 कट गया, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि 20% जो है क्या हुआ, हानि हुआ। कितने परसेंट का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया, इसमें सभी कॉलेज के नाम दिए गए। यानी कि यहाँ पर जो है सभी कॉलेज का C1 से लेकर C5 तक का कॉलेज का नाम दिया गया, और यहाँ पर कोर्सेस यानी कि C1 कॉलेज में B1 B2 B3 B4 इस तरीके से कोर्सेस की जो है संख्याएं दी गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रति कॉलेज कोर्स B2 में दाखिला लेने वाले छात्रों का औसत संख्या क्या है। B2 में, ये आपका B2 है, सभी कॉलेजों में मिलाकर जो है औसत जो है कितने इसका जो है कोर्स को जो है खरीदा गया। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, B2 का योग निकालना पड़ेगा। B2 कोर्सेज का क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, उसके छात्रों का औसत निकाल सकते हैं। तो B2 के कोर्सेज में जो है छात्रों की संख्या कितनी है, तो C1 कॉलेज में 56 है, C2 में 58 है, C3 में आपका 54 है, C4 में आपका 52 है, C5 में आपका कितना है, 60 है। सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो 8 से 14 4 18 2 20, हाथ में 2 5 20 6 26 2 28, यानी कि 280 कुल छात्र B2 कोर्सेज के हैं जो कि सारे खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर जो है औसत आपका पूछा जा रहा है, योग नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, औसत पूछा जा रहा है। तो कुल जो है कॉलेजों की संख्या कितनी है, 5 है। तो कुल आपका जो है यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या आ गई है, कुल कॉलेज की संख्या 5 है। तो जब 280 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, छात्रों की औसत संख्या निकल जाएगी। तो 280 को 5 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 25 25, 3 बचा तो 5 6 30, यानी कि औसत कितना है, तो 56 इसका औसत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया कि सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। पूछा जा रहा है फिर आगे कि यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज समान दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है 2 फार्मूला याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर क्या होता है आपका,
चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। फिर हमें बाद में निकालना क्या है, बाद में समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये दोनों फार्मूला आप चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर एक फार्मूला भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या है, चाल निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है। किसका, सूरज का। कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 12 मिनट में अगर वो दूरी को तय करता है, 18 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल क्या है। तो चाल बराबर सूरज का स्पीड जो है बराबर क्या होगा, दूरी। तो दूरी कितना दिया गया, 18 किलोमीटर, बटा नीचे में क्या लिखाता है, समय लिखाता है। तो समय यहाँ पर क्या दिया गया, 12 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया, 12 मिनट दिया गया। और ऊपर में जो आपकी दूरी दी गई किस में दी गई, किलोमीटर में दी गई। तो आपका जो समय है उसे किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में नहीं, यानी कि इसे जो है आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। तो 12 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। ये 5 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर गुना हो जाएगा। यानी कि सूरज की स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, सूरज की स्पीड है। क्या है सूरज की स्पीड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सूरज जो है समान दूरी को कितने समय में तय करेगा यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो हमें अब निकालना क्या है, समय निकालना है। तो दूरी आपकी कितनी होगी, जो आपकी पहले थी यानी कि 18 किलोमीटर ही उसे अभी भी ट्रैवल करना है। लेकिन अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, पहले अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब 90 माइनस 30 हो जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये जो आपका टाइम आएगा किस में आएगा, घंटा में आएगा। ये जो आपका टाइम आएगा किस में आएगा, घंटा में आएगा। जो आपका आंसर था वो जो है किस में है, मिनट में आपका आंसर परीक्षा में था। तो इसे मिनट में, घंटा को, टाइम को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से 8 कट गया तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा। यानी कि उसकी चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो 18 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लेगा, 18 मिनट लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि अनिल, दिनेश तथा दीपक मिलकर जो एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया कि अनिल और दिनेश मिलकर जो है समान कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 50 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि दीपक अकेले समान कार्य को जो है कितने दिनों में करेगा। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि टाइम एंड टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टाइम यानी कि समय होता है। तो आपका यहाँ पर जो है अनिल, दिनेश और दीपक जो है तीनों मिलकर जो है कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। फिर आगे बोला गया कि अनिल और दिनेश जो है कितने दिनों में उसी कार्य को करता है, 50 दिनों में करता है। तो दोनों का क्या हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो 50 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 200 होता है। 50 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 200 होता है। तो 200 को जब 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि तीनों मिलाकर, तीनों की कुल इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। यानी कि अनिल, दिनेश और दीपक का तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। और जब 200 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि अनिल और दिनेश की मिलाकर जो है कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। अनिल, दिनेश और दीपक का मिलाकर कार्य क्षमता 5 है। अनिल और दिनेश की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दीपक की जो है कार्य क्षमता कितनी है, दीपक की कार्य क्षमता कितनी है, अगर तीनों मिलाकर 5 है। दिनेश और
अनिल का जो है 4 है, तो दोनों का अंतर कितना इफिशियंसी का 1 है, यानी कि दीपक का इफिशियंसी कितना है 1 है। दीपक का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है 1 है। तो हमें निकालना क्या है, दीपक जो है अकेले समान कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो उसे करना कितना काम है, कुल जो है उस काम जो है कितना काम है 200 काम है, कुल काम 200 काम है, करेगा कितनी की कार्य क्षमता से 1 की कार्य क्षमता से, तो आपका क्या निकल जाएगा टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। ऊपर आपका क्या है कुल कार्य है, नीचे आपकी कार्य क्षमता है, तो आपका क्या निकल जाएगा समय निकल जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा 200 भागा 1 यानी कि 200, यानी कि उस कार्य को दीपक को अकेले करने में कितना समय लगेगा 200 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितना है 8840 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि इस वस्तु पर 35% की छूट दी गई है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 35% को हम लोग जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। मैं आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस वीडियो में और पहले वाले वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 35% को क्या लिख सकते हैं 7/20 लिख सकते हैं। 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 यूनिट का कोई भी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7 यूनिट के छूट पर जो है क्या कर दी जाती है बेच दी जाती है, यानी कि 20 यूनिट का किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7 यूनिट के छूट में उसे बेच दिया जाता है। यानी कि मानिए उसका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना है 20 यूनिट है और उसे जो है 7 यूनिट के छूट में बेच दिया जाता है, यानी कि 20 यूनिट में अगर 7 यूनिट छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 यूनिट, यानी कि उस वस्तु को जो है 13 यूनिट में क्या कर दिया जाता है बेच दिया जाता है। यानी कि 20 यूनिट के समान 7 यूनिट की छूट देकर 13 यूनिट में जो है क्या कर दिया जाता है उसे बेच दिया जाता है। यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 8840 रुपये तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि 20 यूनिट बराबर कितना दिया गया है 8840 रुपये दिया गया है। 20 यूनिट बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है 8840 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 442, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है 442 रुपये है। तो हमें चाहिए क्या एसपी यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 442 रुपया तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें 13 से गुना कर देंगे। 442 इंटू क्या कर देंगे 13 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और नीचे यहाँ पर हो जाएगा 442, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 2 2 4 4 3 7 4 1 5, यानी कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी इसका कितना हो जाएगा 5746 रुपये आपका होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।